सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आजादी के बाद देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों के लिए सम्मान का प्रतीक परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बाना सिंह, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार संजय कुमार समारोह में होंगे शामिल। देश भर के 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2,000 रुपए की पहली किश्त जारी। गोरखपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ। योजना से 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलेगी सालाना 6,000 रुपए की सुनिश्चित आय। घर खरीदारों को बड़ा तोहफा। निर्माणाधीन घरों पर 5% और किफायती घरों पर 1% लगेगा जीएसटी। नई दरें 1 अप्रैल से होंगी लागू। रियल एस्टेट सेक्टर ने जीएसटी परिषद के फैसले का किया स्वागत। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के प्रतिनिधि आज संसदीय समिति के सामने होंगे पेश। गोपनीयता की सुरक्षा के मुद्दे पर समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किया है समन। पक्षपात के आरोपों का सामना कर रहा है ट्विटर। और विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में सौरभ चौधरी का विश्व रिकॉर्ड के साथ सोने पर निशाना। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में हासिल किया ओलंपिक कोटा। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 5वें स्थान पर रही मनु भाकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये स्मारक आजादी के बाद देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों के सम्मान का प्रतीक है। समारोह में परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बाना सिंह, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार संजय कुमार शामिल होंगे। रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक भारत के उन सैनिकों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है जिन्होंने आजादी के बाद सर्वोच्च बलिदान दिया है। देश के सैनिकों के शौर्य और बलिदान का प्रतीक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। देश की सुरक्षा, संप्रभुता के लिए प्राण देने वाले शहीद सैनिकों के सम्मान के लिए राष्ट्रीय स्मारक की मांग दशकों से की जा रही थी। रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये स्मारक स्वतंत्रता के बाद देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों के लिए सम्मान का प्रतीक है। देश अपना कर्ज चुकाने का एक छोटा सा प्रयास करेगा। दिल्ली के दिल यानी वो जगह जहां पर इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति मौजूद है, बस उसके ठीक नजदीक में यह एक नया स्मारक बनाया गया है। मुझे विश्वास है कि देशवासियों के लिए राष्ट्रीय सैनिक स्मारक जाना किसी तीर्थ स्थल जाने के समान होगा। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। स्मारक का डिजाइन हमारे अमर सैनिकों के अदम्य साहस को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक का कॉन्सेप्ट 4 कोसेंट्रिक सर्कल्स यानी 4 चक्रों पर केंद्रित है, जहां एक सैनिक के जन्म से लेकर शहादत तक की यात्रा का चित्रण है। राष्ट्रीय स्मारक में 4 सर्किल हैं: अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र। अमर चक्र की लौ शहीद सैनिकों की अमरता का प्रतीक है। वीरता चक्र सैनिकों के साहस और वीरता को दर्शाता है। त्याग चक्र सैनिकों के बलिदान को प्रदर्शित करता है। इसमें देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। रक्षक चक्र सुरक्षा को प्रदर्शित करता है। इस चक्र में घने पेड़ों की पंक्ति हैं। ये हमारे वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि होगी। ये आर्म्ड फोर्सेस के परंपराओं जैसे कि बलिदान, शूरवीरता और अदम्य साहस को दर्शाएगी। मुझे यकीन है
कि आने वाली पीढ़ियां इससे कनेक्ट हो पाएंगी और इससे नेशन बिल्डिंग में प्रेरित होंगी। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर परमवीर चक्र के 21 पुरस्कार विजेताओं की अर्ध प्रतिमा परम योद्धा स्टॉल पर लगाई गई हैं, जिनमें 3 जीवित पुरस्कार विजेता कैप्टन बाना सिंह, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार संजय कुमार शामिल हैं। स्मारक 176 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कृतज्ञ राष्ट्र की सामूहिक आकांक्षा की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है। अरुणा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश भर के 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2,000 रुपए की पहली किश्त जारी कर दी गई है। गोरखपुर से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से 12 करोड़ से ज्यादा छोटे और मझोले किसानों को सालाना 6,000 रुपए की सुनिश्चित आय मिलेगी। 1 करोड़ 1 लाख गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि इसके तहत देश के करोड़ों किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों में किसान का भला करने की नीयत नहीं थी, लेकिन वर्तमान सरकार किसानों को हर वो संसाधन देने के लिए प्रयासरत है जिससे वे अपनी आमदनी को दोगुना कर सकें। आज का दिवस सामान्य दिवस नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान कहा था, उसी मंत्र को आज इतने सालों के बाद किसान के खेत तक, किसान के घर तक, किसान के जेब तक अगर उतारने का काम हो रहा है तो आज के इस पवित्र दिवस पे हो रहा है। आजादी के बाद किसानों से जुड़ी ये सबसे बड़ी योजना आज उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से मेरे देश के करोड़ों करोड़ों किसान भाइयों बहनों के आशीर्वाद से आरंभ हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को भी फुल प्रूफ बनाया गया है ताकि किसान का अधिकार कोई छीन न सके। देश के 1 करोड़ 1 लाख किसानों के खातों में इस योजना की पहली किस्त ट्रांसफर करने का सौभाग्य मुझे मिला, जिसको आपने तालियों के गाजे बाजे के साथ उसका स्वागत किया। मुझे बताया गया है कि देश के 21 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के किसान इसमें शामिल हैं। इन किसानों को $2,021 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। बाकी किसानों को भी इसी तरह पहली किस्त के 2,000 रुपए अगले कुछ हफ्तों में भी मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा 1 फरवरी को अंतरिम बजट 2019-20 के दौरान संसद में की गई थी। इसके तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले छोटे और सीमांत किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपए की राशि मिलेगी। ये राशि 2,000 रुपए की 3 किस्तों में मिलेगी ताकि फसल बुआई के मौके पर किसान अपनी जरूरत की वस्तुएं सीधे खरीद सकें। राशि डीबीटी से रिलीज होगी, लिहाजा पारदर्शिता रहेगी और किसानों का समय बचेगा। योजना से करीब 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इससे छोटे किसान सूदखोरों के चंगुल से भी बचेंगे। प्रधानमंत्री किसान योजना भारत सरकार की 100% वित्त पोषित है। इस पर सालाना 75,000 करोड़ की भारी भरकम राशि व्यय होगी। इसमें राज्य सरकारें लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान करेगी। राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी, लिहाजा बिचौलियों की भूमिका एकदम समाप्त होगी।
सरकार का आकलन है कि इस योजना में आने वाले समय में सहायता का पैमाना भी बदलेगा और इसे अधिक ताकतवर बनाया जाएगा। इससे किसानों के पलायन और खेती के प्रति घटती रुचि जैसी समस्या से निपटने में भी मदद मिलेगी। अरविंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रयागराज में चल रहे कुंभ में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने पूजा अर्चना की और संगम में डुबकी लगाई। भगवा वस्त्र धारण करके विधि विधान से गंगा की पूजा और आरती की। प्रधानमंत्री ने अर्धकुंभ के आयोजन में अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों की भूमिका की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने अर्धकुंभ के आयोजन में अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों की भूमिका की तारीफ की और कई कर्मचारियों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने सफाई कर्मचारियों की चरण वंदना की और उनका हालचाल जाना। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में स्वच्छ कुंभ स्वच्छ आभार कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश इस बार 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से पहले खुले में शौच मुक्त बनने की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा नदी की स्वच्छता इस वर्ष भी बहुत चर्चा का विषय रही है। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने इसे पहली बार इसका अनुभव भी किया। साथ ही कहा कि यह नमामि गंगे और केंद्र सरकार के प्रयासों का भी परिणाम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष कुंभ के लिए की गई व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है, जो कि कुंभ मेला समाप्त होने के बाद भी शहर की सेवा करता रहेगा। साथियों, गंगा जी की ये निर्मलता नमामि गंगे मिशन की दिशा और सरकार के सार्थक प्रयासों का भी उदाहरण है। इस अभियान के तहत प्रयागराज गंगा में गिरने वाले 32 नाले बंद कराए गए हैं। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से गंगा नदी में प्रदूषित जल को साफ करने के बाद ही प्रवाहित किया गया। साथियों, इस अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। नमामि गंगे के लिए अनेक स्वच्छाग्रही तो योगदान दे ही रहे हैं, आर्थिक रूप से भी मदद कर रहे हैं। 2 दिन पूर्व मैंने भी इसमें छोटा सा योगदान दिया है। सियोल पीस प्राइज के तौर पर मुझे वहां जो राशि मिली, धन मिला, करीब करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपया जितनी राशि मुझे मिली, उस राशि को मैंने अपने पास नहीं रखा, मेरे लिए नहीं रखा, वो मैंने नमामि गंगे मिशन के लिए समर्पित कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आखिरी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित किया। पुलवामा हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलवामा के आतंकी हमले में वीर जवानों की शहादत के बाद देश भर में लोगों के मन में आघात और आक्रोश है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सामने आई इस चुनौती का सामना हम सबको जातिवाद, सांप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और इन सभी मतभेदों को भुलाकर करना है, ताकि आतंक के खिलाफ हमारे कदम पहले से कहीं अधिक दृढ़ हों, सशक्त हों और निर्णायक हों। इस आतंक की हिंसा के विरोध में जो आवेग आपके और मेरे मन में है, वही भाव हर देशवासी के अंतर मन में है और मानवता में विश्वास करने वाले विश्व के भी मानवतावादी समुदायों में है। भारत माता की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले देश के सभी वीर सपूतों को मैं नमन करता हूं। यह शहादत आतंक को समूल नष्ट करने के लिए हमें निरंतर प्रेरित करेगी, हमारे संकल्प को और मजबूत करेगी। देश के सामने आई इस चुनौती का सामना
हम सबको जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और बाकी सभी मतभेदों को भुलाकर करना है, ताकि आतंक के खिलाफ हमारे कदम पहले से कहीं अधिक दृढ़ हो, सशक्त हो और निर्णायक हो। हमारे सशस्त्र बल हमेशा ही अद्वितीय साहस और पराक्रम का परिचय देते आए हैं। शांति की स्थापना के लिए जहां उन्होंने अद्भुत क्षमता दिखाई है, वहीं हमलावरों को भी उन्हीं की भाषा में जवाब देने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है। उन्होंने कहा कि अगले 2 महीने सभी चुनाव की गहमागहमी में व्यस्त रहेंगे। उन्होंने कहा कि वे खुद भी इस चुनाव में एक प्रत्याशी होंगे। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है। अगले 2 महीने हम सभी चुनाव की गहमागहमी में व्यस्त होंगे। मैं स्वयं भी इस चुनाव में एक प्रत्याशी रहूंगा। स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का सम्मान करते हुए अगली मन की बात मई महीने के आखिरी रविवार को होगी, यानी कि मार्च महीना, अप्रैल महीना और पूरा मई महीना, ये 3 महीने की सारी हमारी जो भावनाएं हैं, उन सबको मैं चुनाव के बाद एक नए विश्वास के साथ, आपके आशीर्वाद की ताकत के साथ फिर एक बार मन की बात के माध्यम से हमारी बातचीत का सिलसिले का आरंभ करूंगा और सालों तक आपसे मन की बात करता रहूंगा। जीएसटी काउंसिल ने रियल एस्टेट क्षेत्र में मांग को बढ़ावा देने के लिए निर्माणाधीन परियोजनाओं में मकानों पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी है और इसमें इनपुट टैक्स का लाभ खत्म करने का फैसला किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद इस फैसले की जानकारी दी। इसके साथ ही किफायती दर के मकानों पर भी जीएसटी को 8% से घटाकर 1% करने का फैसला किया है। इसके साथ ही काउंसिल ने निर्माणाधीन और कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले भवनों की बिक्री पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को समाप्त करने का भी फैसला किया है। रियल एस्टेट बाजार में नकदी के धंधे पर अंकुश लगाने के लिए बिल्डरों को निर्माण सामग्री का एक बड़ा हिस्सा जीएसटी में पंजीकृत डीलरों से खरीदना अनिवार्य करने का भी फैसला किया गया है। रियल एस्टेट पर जीएसटी की ये नई दरें 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगी। वित्त मंत्री ने बताया कि लॉटरी पर जीएसटी के बारे में फैसला आगे के लिए टाल दिया गया है। इस बारे में प्रस्ताव पर चर्चा के लिए मंत्रियों के समूह की बैठक फिर होगी। बिना आईटीसी के, विदाउट आईटीसी, द जीएसटी पेबल फॉर फ्लैट्स अंडर कंस्ट्रक्शन विल बी 5%. ये जो रिकमेंडेशन थी जीओएम की, हम लोगों ने एक्सेप्ट कर ली। अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में जीओएम ने कहा था कि 3% और लेस। और उसमें अगर हमने रेवेन्यू न्यूट्रल रेट निकाला तो वो लेस देन 3% बनता था। और इसलिए अफोर्डेबल हाउसिंग को इंकरेजमेंट दी जाए तो उसका जीएसटी रेट 1% के ऊपर कंसेंसस हुआ। सो अब हाउसिंग के ऊपर 2 रेट रहेंगे, दोनों बिना आईटीसी के रहेंगे। नॉर्मल हाउसिंग 5% और अफोर्डेबल हाउसिंग 1%। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के प्रतिनिधि आज संसदीय समिति के सामने पेश होंगे। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता वाली सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति ने गोपनीयता की सुरक्षा के मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को समन किया है। इस दौरान फेक न्यूज, राजनीतिक पक्षधरता और गोपनीयता के मुद्दों पर संसदीय समिति ट्विटर के प्रतिनिधि की राय जानेगी और सवाल भी पूछेगी। सोशल मीडिया साइट ट्विटर पक्षपात के आरोपों का सामना कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच राज्य सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। राज्य में स्थायी निवास प्रमाण पत्र के मुद्दे को लेकर रविवार को विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। रविवार को हिंसक झड़पों में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर है।
जबकि 3 अन्य जख्मी हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने उप मुख्यमंत्री चाउनामीन का निजी आवास को आग के हवाले कर दिया। इस बीच ईटानगर और नाहरलगुन में बेमियादी कर्फ्यू लगा दिया गया है। सेना ने ईटानगर और नाहरलगुन में फ्लैग मार्च किया। दोनों जगहों पर इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं। बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार ने 6 समुदायों को स्थायी निवासी प्रमाण पत्र देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया है। इसके लिए रिजिजू ने कांग्रेस को लोगों के एक खास वर्ग को उकसाने के लिए दोषी ठहराया है। केंद्र सरकार ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन की मदद के लिए राज्य में 1000 अर्धसैनिक बलों को भेजा है। किरेन रिजिजू ने कहा कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने साफ किया है कि राज्य सरकार पीआरसी पर बिल नहीं ला रही है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी जनता को भरोसा दिलाया है कि वो भविष्य में भी ये नियम लागू नहीं करेंगे। 22 फरवरी शाम रात को ही मैंने उसमें सोशल मीडिया के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए से पूरा क्लेरिफाई कर दिया था कि सरकार इसको फर्दर फिर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। और आज भी हमने चीफ सेक्रेटरी के थ्रू से ऑर्डर हम लोग ने निकाला है कि इसका पीआरसी मैटर को हम लोग टेकअप नहीं करेंगे। और मैं अभी जितने भी हमारा अरुणाचल प्रदेश की जनता है उस सबको आश्वासन देना चाहूँगा कि पीआरसी मैटर को सरकार को भी आगे में भी टेकअप नहीं करेंगे। ये क्लियर कट मैसेज मैं अपना जनता को मैं पहुंचाना चाहता हूं। वहीं असम में जहरीली शराब पीने के कारण गोलाघाट और जोरहाट जिलों में अस्पताल में और लोगों की मौत हो जाने के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 143 हो गई है। जोरहाट चिकित्सा कॉलेज और अस्पताल में करीब 200 लोगों का इलाज चल रहा है और इनमें से 16 की हालत बहुत खराब बताई जा रही है। आबकारी कानून के उल्लंघन और अवैध शराब की बिक्री और उत्पादन के कुल 90 मामले दर्ज किए गए हैं। 22 फरवरी से अब तक 4860 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है और नष्ट की गई है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शनिवार को जोरहाट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का दौरा किया और पीड़ितों का हाल जाना। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों को 2 लाख रुपए और इलाज करवा रहे लोगों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। दक्षिण कश्मीर के तुरीगाम कुलगाम और में सुरक्षा बलों ने कल जैश के 3 आतंकियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में राज्य पुलिस के एक डीएसपी और सैन्यकर्मी समेत 2 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। इस दौरान आतंकी समर्थकों के साथ हुई झड़प में 6 लोग भी घायल हुए। इलाके में आतंकवादियों के एक समूह की मौजूदगी के बारे में पुलिस को खुफिया सूचना मिलने के बाद कुलगाम के तुरीगाम इलाके में मुठभेड़ शुरू हुई। प्रशासन ने कुलगाम में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद उपजी सुरक्षा चुनौतियों को लेकर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और तीनों सेनाओं के प्रमुख आज 42 देशों में तैनात भारत के डिफेंस अटैची के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। डिफेंस अटैची विदेश में भारतीय दूतावास से जुड़े वो अफसर होते हैं जो डिफेंस से जुड़े मामलों को देखते हैं। सरकार ने जम्मू कश्मीर में तैनात अर्धसैनिक बलों के जवानों के जोखिम और कठिनाई भत्ते को बढ़ा दिया है। निचले स्तर के अधिकारियों का भत्ता विशेष लाभ के साथ हर महीने 7,600 रुपए और उच्च अधिकारियों का भत्ता 8,100 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के बाद 1 सप्ताह बाद गृह मंत्रालय का यह फैसला आया है। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार सीआरपीएफ के जवानों के लिए जोखिम और कठिनाई भत्ते को बढ़ाया गया है। इंस्पेक्टर रैंक तक के जवानों के लिए भत्ते को 9,700 रुपए से बढ़ाकर 17,300 रुपए कर दिया गया है, जबकि अधिकारियों का भत्ता 16,900 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। बढ़ा हुआ भत्ता जम्मू कश्मीर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सभी अर्धसैनिक बलों पर लागू होगा। ये निर्णय अगस्त 2017 से लंबित था। अफगानिस्तान ने कल ईरानी पोर्ट के जरिए भारत को निर्यात की शुरुआत की है। चारों तरफ जमीन से घिरा ये देश अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए विदेशी बाजारों तक पहुंच बना रहा है। करीब 57 टन ड्राई फ्रूट्स, टेक्सटाइल, कारपेट और मिनरल प्रोडक्ट्स लेकर 23 ट्रकों को पश्चिमी अफगान शहर
जारन से ईरान चाबहार पोर्ट के लिए रवाना किया गया। ये खेप यहां से जहाज के जरिए मुंबई पहुंचेगी। निर्यात के लिए नए रूट की शुरुआत करते हुए राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि अफगानिस्तान व्यापार घाटे को कम करने के लिए धीरे धीरे निर्यात में सुधार कर रहा है। उन्होंने कहा कि चाबहार पोर्ट भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच स्वस्थ सहयोग का परिणाम है और यह आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करेगा। ईरानी पोर्ट अफगानिस्तान को आसानी से समुद्र तक पहुंच देता है और भारत ने इस रूट को विकसित करने में मदद की है, जो कि दोनों देशों को पाकिस्तान को बाईपास करते हुए व्यापार की सुविधा देता है। बांग्लादेश में सुरक्षा बलों ने कल ढाका से दुबई जा रहे एक विमान को हाईजैक करने के प्रयास को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में लगभग 25 साल की उम्र का इकलौता अपहरणकर्ता मार गिराया गया। हाईजैक की कोशिश के बाद प्लेन को देश के एक तटवर्ती शहर चिटगांव में आपात स्थिति में उतारा गया था। बात खेलों की। ISSF शूटिंग विश्व कप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। सौरभ चौधरी ने विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है। सौरभ की जीत के साथ भारत ने ओलंपिक के लिए तीसरा कोटा हासिल कर लिया है। 16 साल के सौरभ ने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल में सोने पर निशाना लगाया। यूथ ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले सौरभ ने 245 अंक हासिल किए। सर्बिया के दामे मिकेच 239.3 अंकों के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि कांस्य पदक चीन के वेई पांग ने हासिल किया, जिन्होंने 215.2 अंकों का स्कोर बनाया। क्वालिफाइंग में शीर्ष पर रही मनु भाकर ने अच्छी शुरुआत के बावजूद महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 5वें स्थान पर कब्जा जमाया। वहीं एशियाई खेलों और युवा ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता चौधरी ने कुल 245 अंक बनाए। 51वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह जारी है और भारत की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस ने इतिहास रच दिया है। पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला है। फिल्म का निर्देशन रायका जेताबची और प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा ने किया है। फिल्म उत्तर प्रदेश के हापुड़ में रहने वाली लड़कियों के जीवन पर बनी है। फॉरेन फिल्म लैंग्वेज कैटेगरी में मेक्सिको की फिल्म रोमा ने ऑस्कर अवार्ड जीता है। वहीं फिल्म स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स ने बेस्ट एनिमेटेड फीचर कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीता है। रामी मालिक ने बोहेमियन रैप्सडी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड अपने नाम किया है। फिल्म ग्रीन बुक में शानदार अभिनय के लिए अमेरिकन एक्टर मेहरशिला अली ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए ऑस्कर जीत लिया है। रेजिना किंग ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता है। उन्हें अवार्ड अपनी फिल्म FPL स्ट्रीट कूल टॉक के लिए मिला है। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए सारा जहां। नमस्कार।